बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन। और मेरी एक लंबी गैर हाज़िरी की आपसे माजरत भी, बिकॉज मैं कुछ मामलात में मसरूफ़ था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। एंड अरमला हसन इज स्टिल ऑन वेकेशन, इसलिए अरमला भी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि हमारी गैर मौजूदगी में आपने कुछ ना कुछ तो में समय किया ही होगा। आपको खुश आमदीद कहते हैं इस दुआ के साथ कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो, आपकी सभी अच्छी और नेक ख्वाहिशात पूरी हों। दिन का आगाज़ ज़रूर कीजिए। खैर जनाब, इस वक्त आपको मालूम है पाकिस्तान की पूरी कौम या कम से कम ज़्यादातर पाकिस्तानी इस बात पे कंसर्न है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कैसा परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड कप के अंदर। उस पर तो हमने बात करनी है, लेकिन ओवरऑल जो मुकाबले वर्ल्ड कप के अंदर हो रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस हैं और मजबूरी तौर पर जो इंडियन विकेट्स हैं वो शायकीन को मायूस नहीं कर रही हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरा इशारा कल के बहुत ज़बरदस्त हाई स्कोरिंग क्रिकेट मैच की जानिब है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को हर मामले में आउट क्लास किया। नई दिल्ली में ये मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहले खेलते हुए 399 रन का जो पहाड़ है वो खड़ा किया गया, जिसके सामने जो नीदरलैंड्स की टीम थी वो रेत की दीवार साबित हुई। एज यूजुअल एज वी से एट सच ओकेजन्स, नीदरलैंड्स की पूरी टीम सिर्फ 21 ओवर्स में 90 रन बनाकर ढेर हो गई और ये सबसे बड़ी शिकस्त है किसी टीम को वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़े मार्जिन से जो हुई है। ग्लेन मैक्सवेल, वी ऑल नो हिम, उनका एक लाठी चार्ज कह सकते हैं हम, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से कल उन्होंने खेले कि कमाल किया। वर्ल्ड कप हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, 8 छक्के लगाए, 9 चौके लगाए और सिर्फ 44 गेंदों के ऊपर इस तेज तरीन सेंचुरी को दाग दिया। दूसरी जानिब जो दिफाई चैंपियन है इंग्लिश टीम, उसका श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला होना है आज। हम ये कह सकते हैं कि आज बका की जंग लड़नी है और इंग्लैंड ने अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर 4 में से सिर्फ 1 और श्रीलंका ने 4 में से 2 मैचों में कामयाबी हासिल की है। और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का इनमें से सिर्फ इंग्लैंड के साथ मैच बाकी है, हम श्रीलंका के साथ अपना मैच जीत चुके हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर और ख़ास तौर पर पिछले मैच को देखते हुए लगता है कि आने वाले मैचेस भी हाई स्कोरिंग मैच हो सकते हैं और पाकिस्तान टीम की जो तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम मुसलसल क्रिटिसिज्म का शिकार है। और ख़ास तौर पे जब ये मैचेस चल रहे थे इससे पहले और मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं था, आई वाज एक्चुअली मिसिंग द डिस्कशन एंड सम ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट वी कुड एक्चुअली मेक कि पाकिस्तान की टीम कर क्या रही है। ऐसे मौके में अक्सर कहते हैं कर क्या रहे हो पाकिस्तानियों, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान की टीम वुड मेक अ कम बैक। और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लाजमी देना चाहता हूँ जो जिसे कहते हैं ना मेरे अंदर उबल रही थी कि मैं कब ऑन स्क्रीन आके उस पर बात करूँ, वो बाबर आजम के हवाले से है। बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनको महज 1-2-3 मैचेस हारने के ऊपर। इज़ वर्ल्ड नंबर 1, उनके टैलेंट का थोड़ा सा एहतराम ज़रूर किया जाना चाहिए। बाकी हार जीत तो ओबियसली और पाकिस्तान की गलतियां भी हैं जैसे हमारे प्लेयर्स मान भी रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे। फिल वक्त अली ज़फ़र साहब जो हमारे मारूफ सिंगर हैं, एक्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उनकी ट्वीट ज़ेर बहस है। और जब भी कोई क्रिकेटिंग डिस्कशन हो रहा होता है या बड़ा टूर्नामेंट आता है तो भाई ज़ेर बहस आ जाते हैं, भाई की डिस्कशन बीच में लाजमी आते हैं। अली ज़फ़र साहब ने एक ट्वीट किया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें उन्होंने कहा जी कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान ऑन योर विक्ट्री अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑन फ्राइडे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? कोई उन्होंने फाल निकाली है, कोई तोता फाल है, कोई किसी हाथी ने सूंड के जरिए उनको बताया, ये हमें नहीं पता। लेकिन अली ज़फ़र साहब ये ज़रूर कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान विल मेक इट्स वे टुवर्ड सेमीफाइनल्स थ्रू ऑब्वियसली विनिंग दिस फर्स्ट मैच, जो कि 4 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं और बड़े क्रूशल मैचेस हैं। हमने इंग्लैंड को फेस करना है, हमने साउथ अफ्रीका को फेस करना है, हमने बांग्लादेश को फेस करना है, देन हमने इस मैच में जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम अगर जीतते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक ट्रैक हमवार होगा। अली ज़फ़र भाई आपकी ज़बान अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीते और हम आगे जाए। लेकिन मैंने कम से कम अपनी ज़ात की हद तक भाई दुआओं का सिलसिला रोक दिया। अब सिर्फ हम परफॉर्मेंस पे देखेंगे, जो अच्छा खेलेगा उसे सपोर्ट करेंगे। तो ये है जनाब क्रिकेट की बात। और यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि हम एक मुकम्मल सेशन क्रिकेट का आगे जाके करेंगे जिस पे आपसे बात होगी, बिकॉज वी नो यू लाइक टू टॉक अबाउट क्रिकेट, दो कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक अफसोसनाक खबर है। मजमूई तौर पर आपको मालूम है इस वक्त जो गज़ा की सूरत हाल है, गज़ा की सूरत हाल है, यहाँ पे बहुत ही मखदूश सूरत हाल है और मुसलसल यहाँ पे जो इंसानियत है उसका कत्ल किया जा रहा है, इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। अगर मैं ख़बर एक शेयर करूँ जो कि बहुत ही जिस पे हम बतौर सहाफ़ती कम्युनिटी बहुत रंजीदा हैं, बतौर इंसान और इंसानियत तो हम रंजीदा हैं ही, लेकिन इसमें हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा किरदार है। हम जिक्र कर रहे हैं अल जज़ीरा टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ़ की अहलिया, बेटी और बेटा
उनको शहीद कर दिया गया है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो ब्यूरो चीफ़ हैं अल जज़ीरा के, उनको दौरानी ड्यूटी उनके अहल खाना की शहादत की खबर मिली और मैं बतौर सहाफ़ी या वो सभी ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी ऑन फील्ड होते हैं वो समझ सकते हैं कि अगर वो वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको अगर कोई ऐसी खबर उनके अपने अहल खाना के बारे में मिले तो वो किस हद तक गम से निढाल होंगे। बहुत ही अफसोसनाक खबर है और इसराइल कोई कसर उठा नहीं रख रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो घर हैं, रिहायशी इमारतें हैं, सहाफ़ी हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, किसी को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं और मुसलसल ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी दुनिया लगी लिपटी खबरें दे रही है, जहाँ पर उनके मफादात हर्ट नहीं होते वहाँ तक इसराइल की मुखालफत कर रही है, लेकिन मजमूई तौर पर द वे इट इज़ सपोज टू बी कंडेम्ड नहीं किया जा रहा। और आप ये देख सकते हैं कि इतने बड़े चैनल के इतने बड़े ओहदे पर मौजूद एक सहाफ़ी की पूरी फैमिली शहीद कर दी गई है। उनके गम का क्या आलम होगा और उन 6600 लोगों के गम का क्या आलम होगा। मैं शहीदों की बात कर रहा हूँ एंड यू नो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इंजर्ड। और आज ये खबर पढ़ के और भी दिल दुखा कि 1600 अफराद ऐसे हैं, 1600 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिनका मालूम नहीं हो रहा है कि वो ज़ख्मी हैं, वो शहीद हो गए हैं, वो कहाँ पे हैं। और दूसरी जानिब जो इसराइल है वो ज़मीनी कार्रवाइयों की भी तैयारियां कर रहा है कि जी हमने ज़मीनी कार्रवाई करनी है, अमेरिकन अप्रूवल पेंडिंग है। कल आपको मालूम है चीन और रशिया ने वीटो कर दिया था जो अमेरिकन रेजोल्यूशन थी इस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इस मामले पर हम तफसील में भी बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हमारा अफसोस है टीम अल जज़ीरा से और ख़ासतौर पर उनके ब्यूरो चीफ से, उनकी फैमिली के लॉस के ऊपर अल्लाह उनको सब्र दे और इसराइल का ये जो जुल्म है ये अपने इख्तिताम को पहुंचे। इस दुआ के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, जारी बड़ी खबर में। वेलकम बैक। अच्छा जी, हम कुछ सियासी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। सियासत के अंदर भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो मुसलसल जारी हैं। आपको मालूम है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब एक ब्रांड न्यू पार्टी नगमे के साथ वापस आए। उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया। 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी है जिसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आए। वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून के कायद ने लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक शानदार जलसा किया, उनका इस्तकबाल किया गया। 24 अक्टूबर को 3 केसेस में उन्हें रिलीफ मिला था, आपको याद होगा, यानी कि एक ही दिन पहले, जिसमें अगर हम तोशा खाना केस की अब हम बात करते हैं तो 2 सितंबर तक उसकी समाअत मुलतवी हुई। अल अजीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड जो रेफरेंस है इसमें हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 नवंबर तक नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दी और फिर आज नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। जो गुज़िश्ता समाअत है इस पर नैब बगैर नोटिस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, आज फिर नैब अपना बयान देगा। आपको याद है कि नैब ने इससे पहले नहीं रोका था नवाज शरीफ साहब को ज़मानत देने से कोर्ट को, यानी कि कोई एतराज़ नहीं किया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको एतराज़ नहीं है तो हम ज़मानत दे देते हैं। और फिर उन्हें वो 3 दिन की ज़मानत मिली थी जब वो यहाँ पे आए हैं। तो जनाब आज नैब फिर अपना बयान देगा कि नवाज शरीफ का केस चलाना है कि नहीं, जो कि लगता है कि नैब उनके हक़ में ही देगा। अगर नैब इनकार करता है तो नवाज शरीफ का जो अल अजीज़िया रेफरेंस है इसमें मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर हमने बात करनी है। इसके साथ साथ हमने बात करनी है आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। वंस अगेन क्वेश्चन स्टिल देयर कि इलेक्शन कब होंगे, मुल्क में जो इलेक्शंस हैं वो जीतेगा कौन। क्या वाकई नून लीग के हक में इस वक्त वो सारी फोर्सेस हैं जिनके बारे में इससे पहले नून लीग क्लेम्स करती आई है, अपने पॉलिटिकल स्लोगन्स बनाती आई है और कहती आई है, या फिर पीपल्स पार्टी जिस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है, चूँकि तहरीक इंसाफ तो लगाती ही रही है लेकिन अब पीपल्स पार्टी भी लगा रही है, वो महज प्रोपेगेंडा है और पीपल्स पार्टी अपनी उन खामियों को छुपाना चाहती है जो उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी तंजीम साजी न करके सियासी तौर पर की हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उसके बजट में मजमूई तौर पर 870 मिलियन रुपए सोशल मीडिया के ऊपर लगाए गए। सोशल मीडिया अकाउंट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। ये अकाउंट्स 9 मई को पीटीआई के कारकुनों को इश्ताल दिलाने के लिए भी इस्तेमाल किए गए। ये बड़ा अहम मसला है जो सामने आ रहा है और जो मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं उन्होंने भी इसकी तौसीक़ की और कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने ऐसा किया, सोशल मीडिया पर अपनी ख्वाहिशात को ऑक्सीजन दी है। साबिक जो पीटीआई के वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, द मोस्ट वोकल एट दैट टाइम, उन्होंने कहा जी मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद देखा है कि ये जो एजेंडे का की बात आप कर रहे हैं या मीडिया कर रहे हैं, मुझे तो इसका बखूबी इल्म था, मुझे इसीलिए उहदे से हटा दिया गया। वो शायद बात हो रही होगी, उन्होंने देख लिया होगा तो इमरान खान साहब ने कहा होगा कि अब इसको हटा दो, इसने देख लिया। आई डोंट नो बट दिस इज़ व्हाट यू नो, हमें जो मतलब मिलता है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से। सूरत हाल क्या है जी, हमारे साथ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हमारे ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं और इक़्तिदार की जो ग़ुलाम गर्दिशें हैं इनमें इनके हवाले से बड़ी वाक़फ़ियत रखते हैं और चूँकि इस्लामाबाद में तो हम ज़रा बेहतर राय उनसे लेने की कोशिश करती हैं विद ओबियसली गुड मॉर्निंग मैसेज। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब और सुबह बखैर। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो आपने देखा, आपकी प्रेडिक्शंस थी। मैं जब देख रहा था नवाज शरीफ साहब का आना तो मैंने कहा आमिर साहब की जो खबरें हैं कम से कम इस हवाले से तो आई कैन श्योर कि वो बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। नवाज शरीफ साहब न सिर्फ आए बल्कि बड़े ज़बरदस्त घन गरज के साथ आए और नून लीग एक इंप्रेसिव शो करने में कामयाब हुई, जिसके बारे में हमें खदशात थे कि क्या नून लीग कर पाएगी या नहीं। लेकिन अब सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ हो रही है, नून लीग के हवाले से नहीं, जो दीगर पार्टियां हैं उनके मौक़िफ़ के हवाले से। सबसे पहले तो इस वक्त ये जो सूरत हाल बिल्ट हो गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत टर्मिनोलॉजी है जो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। इस दफ़ा ये क्लेम पीटीआई का नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी का है, जो कि कोलिशन पार्टनर्स हैं, कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाली हुकूमत कुछ 2-3 बड़ी पार्टियां मिलकर बना लें जो बड़े प्लेयर्स हैं। तो सर ये असल में इक्वेशन है क्या? इस डिश के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा हो रहा है जिससे किसी को बदहज़मी हो रही है? ज़रा थोड़ा बयान कीजिए, हमारे सामने रखिए। सबको जो गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट नाम नून लीग का ले रहे हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट से रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिलनी चाहिए। सिंध में नजर आ रहा है कि जो निगरान हुकूमत उन्होंने बनाई पीपल्स पार्टी ने, वजीर आला उनके हैं और वो उनके साथ हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट और जो रीशफलिंग हुई है उससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। फिर मौलाना फजलुर रहमान, MQM, GDA और फिर बशीर मेमन साहब से जब मेरी बात हुई, जो मियां नवाज शरीफ के लिए कन्वीनर कमेटी थी बनी थी, उसके सरबराह थे कमेटी के, तो उनका कहना था कि हम एक इत्तेहाद बनाएंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ठीक है। तो पीपल्स पार्टी के खदशात ये हो रहे हैं कि ये कहीं हमारे सिंध के किले में डार डालने की कोशिश ना हो। हालांकि उन्होंने अंदरूने सिंध में कोई रहने ही नहीं दिया जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि ना PTI और ना PMLN इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। दोनों ने अपने अपने पूरे अदवार में कि ये सिंध के अंदर अपनी पार्टियों को मजबूत करें। बड़ा इंपॉर्टेंट। और आसिफ अली जरदारी साहब को बिल्कुल क्लियर रास्ता मिला। वो कराची में लोगों ने वोट किए PTI को, कुछ मुस्तफा कमाल साहब की सीटें इनको गिफ्ट कर दी गई और ये इसके बावजूद कराची में इमरान खान साहब एक रात ना गुजार सके और कोई काम ना किया सिवाय जुबानी पैकेजेस के कि मैं 1100 अरब रुपए दे रहा हूँ। तो रास्ता पीपल्स पार्टी के लिए बनता है। हाँ, सिस्टम में जो दराड़ आ रही है उस पर उनको गुस्सा है कि जो कुछ चीजें जो उनको मुसलसल मिलनी थी वो रुक गई हैं इस अरसे में, और वो इसलिए इजहार कर रहे हैं कि भाई तादी तो हम सारे थे, इलेक्शन के तादी तो नहीं थे, लेकिन जिसकी वजह से इत्तेहाद था कि वो हमसे आके क्यों फेर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टार्ट का KP बिल्कुल ठीक था, निगरान हुकूमत सारी उनकी मर्जी से थी, गवर्नर उनकी अपनी पार्टी के हैं, समधी हैं। तो फिर वो जब तब्दीली आई है वहां पे तो उनको भी इलेक्शन थोड़े से सर्दी के बाहर चाहिए। तो ये चलता है ये। अच्छा, BAP ठीक है, गेटिंग योर पॉइंट। इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता मेरे जहन में PMLN के हवाले से आता है। हम फॉर द टाइम बीइंग इस बात से नजर हटा लेते हैं, हम किसी सियासी जमात का बयानिया नहीं बयान करते, हम एक अपनी राय पे अगर बात करें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है ना वो सभी हवाएं जो कि किसी भी पार्टी को इक़्तिदार में या शख्सियत को इक़्तिदार में लाने के लिए चलती हैं वो नवाज शरीफ साहब के हक में चल रही हैं, वट एवर द रीज़न इज़, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन दूसरी जानिब जो एक पॉलिटिकल स्टेक है एक सियासी जमात का, हमें मालूम है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां पाकिस्तान जैसे मुल्क में बनाना इट्स नेवर इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। नवाज शरीफ साहब ने भी पे की, बीबी ने भी पे की, इमरान खान ने भी पे की, तो ये तो चलता है। लेकिन जो एक सियासी साख होती है एक जमात की, क्या आपको नहीं लगता कि इस किस्म के इल्ज़ामात से वो दाव पे लगती है और कुछ ऐसे इक़दामात वो सियासी जमात ज़रूर करे जिससे लगे कि नहीं ये जो इल्ज़ामात हैं महज इल्ज़ामात हैं, इनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, पब्लिक पॉपुलैरिटी पे आगे आ रहे हैं? आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, पिछली दफा कम से कम 2013 से 18 के दरमियान में नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हर तरह का निभाव करने की कोशिश की और 2014 में धरने चढ़ाए गए। उन्होंने इसका जिक्र भी किया, मैंने लफ्ज धरने चढ़ाने का इसीलिए कहा। उन्होंने अटमोस्ट कोशिश की कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ना हो, जिस इशू पे चाहे रास्ता देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उस वक्त खब्त सवार था इमरान खान साहब का कि उन्हें लाना है और ये प्रोजेक्ट को कामयाब करना है, तो उसके लिए तमाम इखलाकी कानूनी सियासी ज़ाब्ते तोड़े गए, लेके आए। और फिर वो जब लाने के बाद मोहब्बत में उन्होंने बुज़दार और महमूद देखे और जो फिर सफ़ों में जो लोग आए और फिर DGSI की तकरीरी पे बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई, उसने उन प्रोजेक्ट के लाने वालों पे, एग्जीक्यूट करने वालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क हुआ और उन्होंने फिर एक फैसला किया कि हमें सियासत से पीछे हटना चाहिए। मैं जनरल बाजवा साहब के दौर की बात कर रहा हूं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, DGSI ने की, DGSPR ने की, लेकिन इमरान खान ने तब पॉपुलर नैरेटिव ये बनाया कि जी फौज की क़यादत पे और उनके ऊपर चढ़ दौड़े, अमेरिका का नाम लेके, फिर अमेरिका को भी माफ कर दिया, फिर सबके ऊपर, ताकि मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाए, मुझे कुछ ना हो। और उसी जोन में उन्होंने 9 मई कर दिया। देखिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया, सबके सामने था कि पाकिस्तान के कानून में
ब्लैक लॉ डिक्शनरी नहीं है, उसके तहत उनको सजा दी गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे चढ़ाई नहीं की। उन्होंने गिले शिकवे किए और खामोश रहे, और लंदन जाके जब बात की तो एक दफा जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद साहब का नाम लिया, फिर एक दफा लिया जब वो पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये बातें इस तरीके से नहीं की, और वहां पे भी उन्होंने कैटेगरिकली कहा। अब इस पे भी लोग बात करते हैं कि जी वो बयानिया था और मैसेज चला गया। भाई मैसेज इस वक्त पाकिस्तान होना चाहिए, मैं और आप होने चाहिए, यानी पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान को आप कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, लीडर्स की खूबी हो या खामी, वो यही होती है कि उन्हें लोगों के साथ चलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, और इत्तेफाक खान से साहब नहीं समझ सके, खान साहब नहीं समझ सके, और अभी तक उनके जहन में नवाज शरीफ सवार है। उन्होंने 2 दिन पहले जब अदालत में आए हैं साइफर केस में, तो उन्होंने कहा वो आपका नेल्सन मंडेला आ गया। यानी जेल में बैठ के, जब जेल के बाहर थे और नवाज शरीफ जेल में थे, तो कहते थे इनका मैं एसी उतरवाऊंगा, मैं फलां करूंगा। उन्होंने बजाय कोई पाकिस्तान के लिए और मुल्क के लिए बेहतर काम करने के, वो अपने मुखालफीन के खिलाफ बुग़्ज़ में भी भरे रहे, गुस्से में भी भरे रहे, और एक्शन लेते रहे। थोड़ा ये उन्हें आज यहाँ ले गया, यहाँ पे लेके, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज हमने ये विटनेस किया है और उसका नुकसान हुआ है। तहरीक इंसाफ जो बहुत बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, उसको अपनी पूरी ताकत के साथ रहना चाहिए था। वो अगर बेहतरीन हुकूमत नहीं कर सके तो उन्होंने बेहतरीन अपोजिशन की है, जिसके मुकाबले में फिर दीगर जमातों को डिलीवर करना पड़ा है 2013 से 18 के दरमियान। मैं इसका क्रेडिट कम से कम, आप पता नहीं देंगे या नहीं, लेकिन मैं जरूर देता हूं उनको कि उनके प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली ऐसी हुई हैं कि का पाकिस्तान के अवाम को फायदा हुआ। हुकूमत में वैसे वो परफॉर्म नहीं कर सके जैसे उनको करना चाहिए था। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की पॉलिटिक्स के हवाले से चूंकि हम राना साहब बात कर रहे हैं, तो एक लोगों के साथ कनेक्ट करने का मामला है। माना कि बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया कैंपेन्स की हम बात करें जो कि अगेंस्ट चलाए गए, उनके ऊपर पैसा भी लगाया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन एक वर्ड ऑफ माउथ भी होता है ना। आप भी जाते हैं किसी कॉफ़ी शॉप के ऊपर, या मैं जाता हूं किसी अखबार की दुकान के ऊपर, और वहां पे अगर मेरा किसी से तबादला ख्याल होता है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी सेमिनार में हम जाते हैं, तो बहुत बड़ा यूथ का जो हिस्सा है वो इन पहले की सियासी जमातों से कनेक्ट नहीं करता। उनके अपने डिफरेंट रिजर्वेशंस है, कुछ उनकी ब्रेन वॉशिंग भी की गई है, लेकिन कुछ इन सियासी जमातों का तर्ज सियासत भी है, जिसमें मौरूसी तर्ज सियासत भी कह सकते हैं, दीगर मसाइल भी कह सकते हैं। तो आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि एक इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सियासी जमातों के लिए? कम से कम कनेक्ट तो करे आज की यूथ जो 70% है इसने वोट करना है इन जमातों के साथ, वो एक खलीज खत्म। मेरे हिसाब में तो सारे पाकिस्तान के अंदर हर इदारे, हर सियासी जमात, क्योंकि सियासी जमातें भी एक इदारा है, इन सब को रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, रीथिंकिंग की जरूरत है, क्योंकि हम ओल्ड मॉडल पे रह गए हैं। हमारे यहाँ जातियात से बाहर निकला ही नहीं जाता। आपकी तज्जिया इस हद तक मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ। लेकिन आप देखें पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध के अंदर डिलीवर नहीं किया, वो अपनी एक ही डगर पे थे। लेकिन नवाज शरीफ का हर दौर कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर काम करके गया, बावजूद इसके कि हर दफा प्रेशर आए। अब आज जरूरत है, और जो पीएमएलएन पीछे चली गई थी लेकिन बतौर पार्टी कायम रही, एक 2011 से लेके, और ये सोशल मीडिया के पूरे अकाउंट्स जिनका आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया कि इतने पैसे, इससे कहीं ज्यादा पैसे लगे हैं, ये तो जाहिरी बजट के हैं, जो मतलब केपी गवर्नमेंट का आया। फयाजुल हसन चौहान या फिर आशिक अवान, मैं नहीं मानता इन बातों को, ये सारे शरीके जुर्म थे और अब मुखबरी पे लगे हुए हैं, और ये कह के कि हमारी जान छुट गई है। ये सब के सब यही काम करते थे बजाते खुद भी। इनको अगर ये किसी पार्टी में चले गए हैं पीटीआई से, और मैं ये कहूँ कि जी इन्होंने चूंकि कह दिया तो बड़ी बात है, नहीं, ये बिल्कुल वो खान साहब की मर्जी के मुताबिक लगाए जाते थे, हटाए जाते थे, और ये 2-2, 3-3 दफा हटाए गए। इनमें से किसी ने कभी चूंकि कि कोई इज्जत नफ्स भी होती है बंदे की, यार आप हमारे साथ करते क्या हैं, इन्होंने किसी ने भी नहीं की। और अब भी किस ढिठाई से ये लोग दोनों एक तीसरी दूसरी पार्टी में बैठ के, मैं नहीं कहता कि क्यों छोड़ी, ये इनका काम है, ये करे ना करे, लेकिन इनको ना मलबा लेना चाहिए कि हाँ हमसे गलतियां हुई। जब ये 9 मई डाल रहे हैं ना, तो भाई आपका भी हिस्सा था, सारा रहूंगा। अब आप आ जाएं कि पीएमएलएन को अपनी रिवाइवल चाहिए थी, जो उन्हें लाहौर के जलसे में मिली। मैं पहले बहुत सारे लोग पूछते थे, मैं कहता था कि इनका बनना या खत्म होना नवाज शरीफ के जलसे पे है, उनके हर कैंडिडेट का बनना और खत्म होना, क्योंकि सबको इलेक्शन लड़ना है, सियासत करनी है, यूथ को रागिब करना है। ये बहुत पीछे चले गए थे, कुछ खौफजदा थे। पार्टी रही, नवाज शरीफ बाहर थे, मरियम के अलावा सारे लोग लीडर सारे खौफजदा थे, ये नहीं इंटरेक्ट करते थे। हाँ, अब इनके लिए ये जो इलेक्शन का शेड्यूल आना और इलेक्शन तक अपना कितना राब्ता बढ़ाते हैं, और चूंकि पीटीआई कट टू साइज हो चुकी है, बहुत हद तक उनके लोगों को छुड़वाया गया है, छोड़ गए हैं कि जी इस पार्टी ने चूंकि स्टेट के खिलाफ हमला किया है तो स्टेट अपना एक्शन दिखा रही है। ठीक है, तो उस दौरान अगर ये रास्ता बना लेते हैं, लोगों के सामने चले जाते हैं, हम और आप गुफ्तगू करते रहेंगे। अच्छा, ये जो कॉफी शॉप्स में कितनी तब्दीली है ये गुफ्तगू में,
ग्राउंड पे क्या तब्दीली आई है, फिर वोट का भी अंदाजा हो जाएगा जी क्या चलने जा रहा है। ये इलेक्शन से बहुत पहले हो जाएगा क्लियर। ठीक है, होप सो। अच्छा, एक तो ये जो नैब केसेस हैं, अब ऑब्वियसली लगता तो ऐसी है, लेकिन आपके पास अगर खबर हो तो कुछ दे दीजिए। क्या ऐसा ही है जैसा हम समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है? और दूसरी जानिब अब जब तमाम सियासी जमातें दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आप क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने आप को, चूंकि एक बात तो तय है कि उनकी तंजीम साजी वैसे नहीं हुई पंजाब के अंदर जैसे होनी चाहिए थी, एक बात तय है कि मेरी नज़र में कम से कम कोई ऐसा बहुत मकबूल लीडर पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास नहीं है जो कि क्राउड पुलर हो, जो कि वोट ले पाए। दो के कुछ बड़े सीनियर सियासतदार उनके पास हैं, लेकिन जैसा कि आपने और हम इस बात पर मुत्तफिक है कि तर्ज सियासत काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है, तो उनको मसाइल का सामना है। तो पीपल्स पार्टी की फिर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? महज तनकीद ऑन PMLN, या फिर अपने जो पॉलिटिकल जिसे कहना चाहिए डायरेक्शन है उसके ऊपर उन्हें काम करना होगा? मैं पहले अदालत वाले सवाल पे आ जाऊं। देखिए, दो चीजें हैं। अदालत में इवन फील्ड केस है जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं, और जब बरी किए गए तो जस्टिस आमिर फारूक ही, जो आज डिवीजन बेंच के हेड भी हैं, चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने एक सवाल किया था मरियम के खिलाफ सबूत है? तो नैब ने कहा नहीं, जो आप कह रहे हैं पेपर हमारे पास ऑथेंटिक नहीं है। मतलब नवाज शरीफ के खिलाफ है कि वो मालिक हैं, ओनर हैं इन फ्लैट्स के? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, नवाज शरीफ का चूंकि पेंडिंग है केस, और हम मरियम को और उसको उन्होंने बरी कर दिया। ये केस इतनी देर का ही है जितनी मैं आपको बात बताई है, जब अपील सुनी जाएगी। और अल अजीजिया जो है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फोरेंसिक एविडेंस को नहीं माना था और उसके लिए बड़ी कड़ी शराइत लगा दी थी, लेकिन ये कहा था कि जज अरशद मलिक का मामला और उनके केस की गुफ्तगू जब अपील सुनी जाएगी तो तब होगी। अरशद मलिक को नौकरी से निकाल दिया गया था मिसकंडक्ट पे, जो उनके वीडियोज आई, जो उनकी गुफ्तगू हुई, तो उस केस को या तो रिमांड होना है कि जी आप नैब में दोबारा भेज दें केस, या खत्म होना है। उसके अंदर कोई चीज नहीं है। और ये कितने दिनों में होगा ये आप और हम देखेंगे, 2 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में उनकी वो क्लियरेंस बननी है। क्योंकि एक नाइंसाफी पब्लिकली हुई थी कि आपके पास कोई पेपर नहीं था, तो आप उनको जब पनामा के केस में कुछ नहीं कर सके तो आपने अकामा में निकाला। एक छोटी सी बात और कर दूं, मैं आपको बताऊं, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, हाँ सुप्रीम कोर्ट अगर ये केस चला गया, मुझे लगता है पनामा फिर खुल जाएगा। और फिर पनामा वर्डिक्ट भी आएगी सामने। फिर आप पीपल्स पार्टी पे आ जाएं। उन्होंने कसम उठाई है कि कोई डेवलपमेंट करके, कोई अच्छाई करके, एक खुर्शीद शाह सिंध से लीडर निकला है, उसे सिर्फ बयान के लिए यूज करते हैं, वरना उसे खुदे लाइन लगा के रखते हैं। क्योंकि वो डिलीवर करता है विदाउट पैसा, उसके ऊपर कभी पैसा लेने का इल्जाम नहीं लगा लोगों के साथ। ठीक है, ये सबसे बड़ी इन्होंने नहीं छोड़ा। थैंक यू फॉर योर टाइम आमिर इलियास राना साहब। कुछ गुफ्तगू हमारी अधूरी रह जाती है जब भी हम सियासत पे थे, लेकिन ये भी इस डिबेट का हिस्सा है। आमिर इलियास राना साहब मुल्की सियासी सूरत हाल पे अपना नुक्ता नज़र सामने रख रहे थे और हमने उनके सामने अपने सवालात रखे। हमने एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे प्रोग्राम में और बहुत कुछ आपके लिए। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उमूमी तौर पर दुनिया भर में जो स्पाइस वाली खबरें हैं वो सियासत के अंदर मिलती हैं, लेकिन जब क्रिकेट का सबसे बड़ा आलमी मुकाबला जारी हो तो उसमें भी मसाला किसी तौर कम नहीं होता। और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क हो और टीम अच्छा परफॉर्म ना करी हो तो फिर तो सर खबरें ही खबरें। ऐसी सूरत हाल है इस वक्त। पाकिस्तान का जो अगला इम्तहान है वो बहुत ही सख्त है और ये करो या मरो, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टर्म बट ऐसा ही है। हम क्रिकेटिंग टर्म में बात कर रहे हैं। इस वाली सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बन गई है। फतह के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जनूबी अफ्रीका की जो टीम है प्रोटीज इस वक्त फॉर्म में आ चुकी है और पाकिस्तान की टीम उसी फॉर्म को बहुत बुरी तरह से लूज़ कर चुकी है। ऐसे लगता है कि टीम ऑन द टॉप एंड टीम ऑन द बॉटम का मुकाबला है। दो के जो चार्ट है उसके ऊपर दोनों टीम्स रिस्पेक्टिवली 3rd और 5th पे मौजूद हैं। पाकिस्तान इज़ ऑन 5th एंड साउथ अफ्रीका इज़ ऑन 3rd। पाकिस्तान के पास चांस मौजूद है कि वो चेन्नई में इन तमाम खामियों को दूर करे। दूसरी जानिब जो प्रैक्टिस सेशन हुआ इसमें वंस अगेन इमामुल हक साहब मे भी अगले मैच का हिस्सा ना हो, मे भी फ़खर जमान साहब आ जाएं, हम एक नया क्रिकेटिंग प्लेयर देखें, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो कि जस्टिफाई कर चुके अपनी पोजीशन, ऑब्वियसली लगता है कि वो तो रहेंगे। इन दोनों ओपनर्स में से बहरहाल एक का इंतखाब होगा। और मेरे लिए हैरानकुन बात यह भी है कि वर्ल्ड कप के 5वें मैच के अंदर यू स्टिल नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि हमारी ओपनिंग किसने करनी है और बाकी तो आपको मालूम ही हो क्या रहा है टीम के साथ। खैर, तनकीद से हटकर जो तामीरी सूरत हाल ये कि पाकिस्तान का अभी भी चांस मौजूद है। अगर हम मुसलसल फतूहात हासिल करें तो हम कैलकुलेशन की जो शिद्दत है, तकलीफ है, उससे बच के रहेंगे। इस सब पे बात कर लेते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की टीम को खेलना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ रिशाद महमूद साहब मौजूद हैं। आप सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके तजज़िये से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। अलसुब रिशाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब, थैंक यू वेरी मच। सूरत हाल आपके सामने है। मुझसे कहीं बेहतर पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इस क्रिकेट को समझते हैं और जो देख रहे हैं उनके जहन में मुझसे कहीं बेहतर सवाल होंगे, लेकिन आपसे सवाल सिर्फ जेनेरिक है। हाउ यू सी द सिचुएशन?
जी जनाब, इट्स डू और डाई सिचुएशन, जैसे आपने भी कहा कि 4 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं और टेक्निकली वो चारों जीत के ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इतने जबरदस्त ओपोनेंट्स भी सामने मौजूद हैं, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और बांग्लादेश भी है। तो इस वजह से बहुत ही टफ इक्वेशन है, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये सूरत हाल है। तो क्या तैरना आता है हमें, और तैराक ठीक है हमारे पास इस आग के दरिया में उतरने के लिए और फिर तैरने के लिए? जी जी, अच्छा जब मैं इसमें ये कहूंगा कि इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन जब हुआ था उसमें बेंच स्ट्रेंथ हमारी वीक है। यानी अगर आप हारिस रऊफ इतने रन्स दे रहे हैं, एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, तो उनकी जगह किसको लाएं? वसीम जूनियर को लाते हैं तो वो उस लेवल के बॉलर नहीं है वसीम जूनियर के कोई ब्रेक थ्रू करें, लेकिन अब चॉइस कोई है नहीं। मैं समझता हूं कि हारिस रऊफ की जगह वसीम जूनियर को लाना चाहिए, इस वजह से कि हारिस रऊफ बहुत ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं जो पाकिस्तान को हर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। और इसके अलावा मोहम्मद नवाज का भी मेरा ख्याल है कमबैक हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो 2 मैचेस पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हारा है, उसमें हमेशा स्पिनर्स ने उनको वो टेस्ट किया। तो रिशाद साहब, हम अपने तज्जियों में कहीं सिलेक्टर्स के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं? मैं बॉलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। हमने कभी हारिस रऊफ की सिलेक्शन पे तनकीद नहीं की, हसन अली पे की। हसन अली परफॉर्म कर गए तो मेरे और आपके फेवरेट हैं, फेवरेट इन द सेंस हम उनको ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं क्योंकि ही इज फाइन, और हारिस पे तनकीद कर रहे हैं, और ये तनकीद ओब्वियसली बराह रास्त हिट करिए सिलेक्शन कमेटी को। तो अल्टीमेटली क्या ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्शन करने वालों ने सिलेक्शन ठीक की, लेकिन अगर प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं करे तो सिलेक्शन कमेटी को हम खामखा दोष दे रहे हैं, खासतौर पर बॉलिंग को लेकर? ऐसा तो नहीं है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जो शुरू से कहा जा रहा था, जो अब आपको पता है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं मिसबाह, शोएब मलिक, हफीज, इन लोगों के भी बयान इस सिस्टम में आए हैं कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर अब्रार अहमद को लेने की बात हो रही थी, बहुत उस पर बहस भी हुई। और उसके अलावा जमान खान जो डेथ ओवर्स में बहुत एक्सीलेंट बॉलर्स हैं, उन्होंने वार्म अप मैच में पाकिस्तान की बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उनको इग्नोर करके और फिर अब देखिएगा पूरे टूर्नामेंट में सलमान आगा और वसीम जूनियर बाहर ही बैठे रहे हैं और उनको अभी भी कंसिडर नहीं किया जा रहा, बिकॉज वो उस कैलिबर के प्लेयर्स लग नहीं रहे। तो ये तो डेफिनेटली सिलेक्टर्स की ब्लंडर्स है। लेकिन रिशाद साहब, अल्टीमेटली मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि हम उन पहलुओं पे बात करें जिन पे उमूमी तौर पे नहीं हो रही। उमूमी तौर पे बॉलर्स के अंदर भी और बैटर्स के अंदर भी अच्छी टीम के अंदर एक आध प्लेयर ऑफ कलर होता है, पूरी टीम ऑफ कलर नहीं होती है। हाँ, उस ऑफ कलर अगर वो मेन स्ट्रीम प्लेयर हो, जैसे इंडिया में विराट कोहली है, तो उसका इंपैक्ट जरूर आता है। तो हमारी टीम के अंदर मैं बॉलिंग स्ट्रेंथ की या पेस बैटरी की बात करूं तो सारे ही ऑफ कलर हो गए। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? जी हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का और इसका फुकदान नजर आ रहा है कि लाइनर लेंथ पे वो बॉलिंग करें और वो अपना बेस्ट करें, यॉर्कर्स फेंकें। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एशिया कप में जो पाकिस्तान की बड़ी एक वन साइडेड एक हार हुई थी, जिसमें इंडिया ने 350 बनाए थे और पाकिस्तान 128 कर सका था, उसके बाद से मैं उसको एग्जैक्टली देख रहा हूँ कि उसके बाद से बहुत शैटर हुआ पाकिस्तान के बॉलर्स का कॉन्फिडेंस, और नसीम शाह बाहर हो गए जो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे ओपनिंग बॉलर थे जो कॉम्प्लीमेंट करते थे शाहीन आफरीदी को, वो भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि कोचेस क्या कर रहे हैं इससे। देखिए मॉन मॉर्कल है, ग्रांट ब्रैडमैन है और सबसे ऊपर विकी आर्थर हैं। अब ये सारे कोचेस ऐसे वक्त में प्लेयर्स को क्यों कोई साइकोलॉजिकल एक पेप टॉक क्यों नहीं दे रहे, एक साइकोलॉजिकल उनको बूस्ट क्यों नहीं दे रहे कि वो इस फेज से निकल आए और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दें? ठीक है, ये कोचेस का काम है। जी हाँ, कैप्टेंसी का कितना रोल है? जी हाँ, कैप्टनसी का डेफिनेटली रोल है, और वो तो अब आप देखिए वाज़ेह क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं ऑनेस्टली कि बाबर के ऊपर, और ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा या बेहतर उनको बॉलिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, फील्ड प्लेसिंग्स करनी पड़ेंगी, फील्डिंग्स पे भी बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं पाकिस्तान के। तो हर मैच के बाद ये आप चले कोई एक्सक्यूज ना दें, आप मान रहे हैं कि भाई हमारी टीम बुरा खेली, लेकिन वो क्यों इस तरह से खेल रही है कंसिस्टेंटली? इतनी बुरी टीम तो नहीं पाकिस्तान की, और बल्कि नंबर 1 थी बिल्कुल कुछ दिन पहले। तो ये मैं एक बात, एक मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन जरूर है कि इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जो 1 महीने 20 दिन का टूर्नामेंट है, इसमें 15 खिलाड़ी जो हैं
वो नाकाफी हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ 18 होने चाहिए। जी हाँ, टीम्स के 18 होने चाहिए इतने बड़े टूर्नामेंट। ओके, थोड़ा सा मैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर आ जाता हूँ जी। खास तौर पे हम ये इन दो टीम्स की जो पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं, अगरचे कि अभी पाकिस्तान टॉप 6 के अंदर मौजूद हैं, दैट सिंपली मींस कि पाकिस्तान के ब्राइट चांसेस हैं इफ दे क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन ये उस सूरत में क्योंकि बहुत सारी टीमों के कमज़ोर मैचेस अभी बाकी हैं और पाकिस्तान अपने कमज़ोर मैचेस का पूल तकरीबन खेल चुका है। बांग्लादेश को मैं वैसे कमज़ोर नहीं कहता, द काइंड ऑफ गेम दे हैव। तो ये पॉइंट्स टेबल को आप कैसे देख रहे हैं और इसमें क्या तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? पॉइंट्स टेबल में कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी देखिए, पॉइंट्स टेबल यकीनन है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के ऊपर जो बड़े अरसे से एक चोकर्स का टैग आ रहा है, उसमें नेदरलैंड जिस तरह से उनको हरा दिया, तो अभी साउथ अफ्रीका के कुछ टफ मैचेस बाकी हैं। न्यूजीलैंड से उनका मैच होना है और पाकिस्तान स्पिन की बेस पे उनको यकीनन कुछ चैलेंज दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की अभी सर्टेन नहीं हुई है सेमीफाइनल बर्थ, तो वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ऑस्ट्रेलिया अलबत्ता रूज पे नजर आ रहा है कल की, खासतौर पे धुआंधार बैटिंग के बाद। तो हम लोगों ने जो उनको एक इम्पीटस दिया था वो कैरी ऑन कर रहे हैं उसको, तो उसमें कोई खास। वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ लास्ट मिनट, क्या हमें क्रिकेट का पता ज्यादा है, हम सेंसिटिव ज्यादा हैं? जिस तरह इंग्लैंड इस वक्त तकरीबन इस पॉइंट्स टेबल के सबसे नीचे है और डिफेंडिंग चैंपियन है, इतनी बात इंग्लिश मैच व्यूअर्स नहीं कर रहे हैं, इतनी तनकीद वो जोसेफ बटलर पे नहीं कर रहे हैं जितने मैं और आप बाबर आजम पे कर रहे हैं। क्या हम कहीं वंस अगेन कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहे बीइंग स्पेक्टेटर? जी नहीं जनाब, असल में वाकई ये बात तो है कि एशियन टीमें दोनों जो हैं, पाकिस्तान और इंडिया, बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं दूसरी टीम्स के मुकाबले में। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल अश्योर कराता हूं कि वहां पे भी माइक एथरटन और नासिर हुसैन और बहुत से और लोगों के, माइक सेल्वे वगैरह के तबसरे छप रहे हैं और वो बड़े हैरान हैं। वो स्काई टीवी पे उनकी पूरा पैनल बैठा है, डेविड गावर वगैरह, वो लोग दे आर रियली अमेज्ड कि इंग्लैंड को हुआ क्या है। दे वर एब्सोल्यूट फेवरेट्स। तो ये डेफिनेटली तनकीद हो रही है वहां पे भी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। चेक करवाना पड़ेगा हमें कि जय शाह ने जो स्पेस में ट्रॉफी भेजी थी वहां पे कोई असर हो गया या फिर जो इंडियन बॉलर्स पढ़ के बॉल पे फूंकते रहे उससे कुछ हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है। थैंक यू तुषार साहब फॉर जॉइनिंग अस। आपने क्रिकेट के ऊपर हमसे बात की। क्रिकेट हमारे दिल के बहुत करीब है, हम सब इस पे बात करना चाहते हैं। पाकिस्तानी टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक के मैसेज के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। आजकल रोज़ाना जब सुबह उठते हैं तो अखबारात के अंदर एक खबर हमें देखने को मिलती है, या टेलीविज़न पर टिकर तो ज़रूरी मिलता है जी, लाहौर दुनिया भर के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में शामिल और टॉप ऑफ द लिस्ट करार दे दिया गया। कराची का भी ये होता है, कभी नई दिल्ली और ढाका भी आ जाते हैं इसके अंदर। और पाकिस्तान में हम हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स की पिछले काफ़ी अरसे से बात करें, एक्सप्रेसो तो जब से शुरू हुआ है हमने तो इसको छोड़ा नहीं है, इस मौजू को मुसलसल बात कर रहे हैं। तो जनाब, जो मौसमियाती तब्दीली है ये आपके ऊपर न सिर्फ आपकी सेहत पर फिजिकली इम्पैक्ट करती है बल्कि आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है इसके लिए भी बड़ी ख़तरनाक है। लोग इस पहलू पे बात नहीं करते और हमारे पास जो कि एक ऐसी शख्सियत हमारी टीम मेंबर के तौर पे मौजूद है जो कि मुख्तलिफ पहलू लेकर आते रहते हैं जो मसाइल हैं उनके। तो आज हमने क्लाइमेट साइकोलॉजी को डिस्कस करना है। यू माइट हैवंट हर्ड अबाउट इट, और या आप सुना हो, इतना ना सुना हो, तो हमने कहा भी हम इसको टच तो करें थोड़ा सा कि जो माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है इनफैक्ट, इसका नफ्सियात के ऊपर क्या असर होता है। तो नफ्सियात का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमारे साथ वकार भाई ही हो सकते हैं, वकार मलिक साहब, हमारी टीम का इंटेग्रल पार्ट एंड योर होस्ट फॉर लास्ट अबाउट 4-5 डेज, जो इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। दोनों के लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, आने के लिए भी और फिर मुसलसल आने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाउ वाज द जर्नी बाय द वे व्हाइल सिटिंग ऑन दिस डेस्क? आज तो आप वहाँ पे हैं। हाँ, मतलब ठीक था, अच्छा था, लेकिन ये एकदम जो चैलेंजेस आ जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है रूटीन में से ना। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। सुबह अच्छी हो गई जी, ज़बरदस्त। सुबह देखा होगा आपने, मैं तो देख रहा था, बड़ा हेजी सा था हर तरफ। अब लाहौर लग रहा है कि वंस अगैन जो है ना वो स्मोक का शिकार है। तो ये जो आपने टर्म जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, क्लाइमेट साइकोलॉजी, व्हाट इट इज एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट टू एक्चुअली बुनियादी तौर पर ये उन साइकोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करने का नाम है जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो रिस्पॉन्स होता है और उसके हवाले से मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाले जो नफ्सियाती प्रोसेसेस हैं उनको क्लाइमेट साइकोलॉजी डील करती है। ठीक है। मसला ये है कि ये चीज़ हमारे लिए सबसे अहम हो जाती है पाकिस्तान, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से टॉप के ममालिक भी शामिल है जो अफेक्ट हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, और हमारे खासकर जो ग्लेशियर्स हैं और ओवरऑल पूरा पाकिस्तान, यानी फ्लड के हवाले से आप देख लें, क्रॉप्स का जो मामला है उसका जो पैटर्न है उनके हवाले से देख लें, हर चीज़, और फिर लाहौर जैसे शहर में स्मोक के हवाले से आप देख लें।
किसी भी एंगल से आप देखें तो वो जो क्लाइमेट चेंज है वो बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। वो जो बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है उसके नतीजे में बहुत सारे नफसियाती अमराज पैदा हो रहे हैं, उसमें डिप्रेशन भी है, उसमें एक्यूट स्ट्रेस भी है, उसमें आपका अच्छा यहाँ तक कि ये चीज़ें सुसाइडल आइडिएशन तक ले जाती हैं। अच्छा। मैं गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है, आपको मालूम है, और उसमें हुंजा और गिज़र में। तो मैंने एक तो रिसर्च की एक टाइम पे ऑब्जेक्टिव स्टडी की, और इसके अलावा मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा, इन दोनों में जो फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट किए थे उनमें ये क्लाइमेट चेंज का फैक्टर मैं इग्नोर कर गया, मतलब अपनी लाइलमी की वजह से। नॉर्थ का क्या ताल्लुक है इससे? इससे हाँ, बट देयर वर लाइक 7-8 फैक्टर्स जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। उसमें एकेडमिक स्ट्रेस भी था, यानी वो जो बच्चों को पढ़ाई के लिए वो करते हैं, बच्चे इसलिए कर रहे थे, ये डोमेस्टिक अब्यूज था, ये बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मसला ये था कि ये एक बड़ा फैक्टर था जो हमें मिला बामे अर्ज़ की बाज़ गश्त का हमारा एक सिलसिला था एक्सप्रेस न्यूज़ में, जो कि आगा खान का एक डॉक्यूमेंट्रीज का सिलसिला था, मैं होस्ट करता। तो उसमें जब फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि जो पामीर की बुलंदियां हैं और क्लाइमेट चेंज, हमेशा आप याद रखिएगा कि बुलंदियों पे सबसे पहले असरअंदाज होता है और फिर ऑफ कोर्स मैदानों की तरफ आता है। अब वो बुलंदियां जो है हमारे यहाँ की दुनिया की सबसे अजीम बुलंदियां हमारे पास, तो ये पामीर की बुलंदियां हैं और इसमें ताजिकिस्तान और ये पूरी नेबरिंग कंट्रीज़, इसमें उन्होंने कहा कि सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल जो सुसाइड्स हैं उनमें नंबर ऑफ सुसाइड्स में इजाफा हो रहा है, और उसकी वजह जो है वो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज है। बिकॉज आपके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है और वो फ्लैश फ्लड आया है, वो चला गया है, आप इमेजिन करें ना, तो आप तो ट्रॉमा में चले गए ना। और आप जो अगले हैं, जो आपकी ज़मीन मुझसे थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन अगला साल जो है आपका वैसे ही कामते हुए गुजरेगा, क्योंकि आपके पास भी छोटी सी लैंड है, शिकार रहेंगे, हाँ छोटी सी लैंड है, और आपका भी करेगा। क्लाइमेट चेंज इस हद तक है, क्लाइमेट साइकोलॉजी का अंदाज आपका ताल्लुक अटक से है। अभी मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा 40-45 साल हुए हमारे यहाँ मूंगफली की फसल को आए हुए। अभी इस साल जो यील्ड हुई है वो इतनी कम हुई है, इतनी कम हुई है कि उसने बड़ी कास्ट बड़ी मुश्किल से निकाली है। अच्छा, अब रीजन भी इंफॉर्मेशन फॉर मी, हाँ जी, जो आप बता रहे हैं जी, लेकिन रीजन बीइंग जो बारिशों का साइकिल डिस्टर्ब हुआ है सारा। एग्जैक्टली। अब उसकी वो जो डंडी होती है जिसके साथ वो लाइक फल लगा होता है या दाना लगा होता है, वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से जब वो निकालते हैं तो आधी से ज़्यादा मूंगफली जो है वो नीचे रह जाती है, या फल कमज़ोर है, या फल है ही नहीं, ये तमाम चीज़ें हैं। आप इमेजिन कीजिए ना कि एक क्रॉप जिसके साथ एक लगा बंदा एक तसलसल जारी है, और वो अचानक जो है वो आपको धोखा देना शुरू कर दे, तो उसके हवाले से फिर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और बहुत सारे मामला जो हैं वो साइकोलॉजिकल, वो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे टॉप पे, सबसे ज़्यादा टॉप पे। रेमेडीज कुछ कर रहे हैं हम या नहीं नहीं करते हम जरा दुनिया की भी बात इसी कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं। दुनिया की करें आप दुनिया की करें, पाकिस्तान की ना कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो अभी लास्ट हम बल्कि बैठे हुए थे, हम बात की थी ना कि जो गिलगित है, गिलगित में गालिबन जो उनका DHQ है शायद उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, और अगर कोई था भी तो गालिबन वो हफ्ते में कोई 1-2 विजिट में आता था, वो प्राइवेट अपने थे। अच्छा, जिले के अस्पताल के अंदर नहीं है? जिला ही नहीं सर, गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ, सूबे की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा सूबा जहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशन है, एक ऐसा सूबा जहाँ पे सबसे ज़्यादा मामलात नफ्सियाती वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी का प्रॉब्लम यह है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप वल्नरेबल हैं, यानी अगर आप ऑलरेडी आप पॉवर्टी में हैं, या आप ऑलरेडी गुर्बत में हैं, या तमाम चीज़ों में हैं, और दूसरा ये है कि आपकी अगर रोज़ी रोटी और तमाम चीज़ें इस तरह बनी हुई हैं, ये बुनियादी चीज़ें, और वहाँ पे है क्योंकि फ्लैश फ्लड्स का जो फिनोमेना जब से आया है ना, आप इमेजिन कीजिए, हम तो खैर मैदानी इलाकों में रहते हैं, कि आपकी वो आबाई सरजमीन या ज़मीन जिस पे आप काश्त करते हैं अब वो जाना शुरू हो गई है। अच्छा, हम हर चीज़ के अंदर सैलाब आ जाए हंगामी सूरत हाल का ऐलान हो जाता है, जल्जला आ जाए हंगामी सूरत हाल का ऐलान हो जाता है। ये वो जल्जला है या ये वो सैलाब है जो मुसलसल आ भी रहा है, डैमेज भी कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन हंगामी सूरत हाल का ऐलान नहीं है, ना हमारी तरफ से है, ना हमारे दीगर नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ से है, जो इक्वली मुतासिर हो रहे हैं। हमारे इख्तियारात में भी नहीं है इस तरीके से उसको रोकना। हम अपने तक कितनी कोशिश कर सकते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करने की? हम एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है कि हम उसको इम्पैक्ट करें। रिसोर्सेज की मद में तो हम बहुत ही छोटा मुल्क हैं, तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ सफर करें? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जो आपका सवाल है बुनियादी कि हम कर कुछ नहीं रहे, ग्लोबली हम कुछ नहीं कर रहे, उस तरह की सीरियसनेस नहीं है जिस तरह का, क्योंकि ये न्यूक्लियर से बड़ा थ्रेट है। नॉम चॉम्स्की वो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर से बड़ा, पहले वो न्यूज़ को समझते थे, अब उस लिस्ट को क्लाइमेट चेंज के ऊपर ले आए, अब टॉप पे है। अब क्लाइमेट चेंज हमारी टोटल एग्जिस्टेंस का मसला है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो किन लोगों की वजह से है, वो जिन लोगों की वजह से है उनकी मईशत उसके साथ, यानी पावरफुल कौन है,
जिसके पास माशी ताकत है। ठीक है। माशी ताकत किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज या उन चीज़ों की बात करेंगे तो वो कमज़ोर होती है। ठीक है। तो वो क्यों करेंगे? और दूसरा ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान है डेफिनेटली, अच्छा एक और चीज़ भी है ना कि ये गिलाफ है ऊपर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ये जो ऊपर है ये गिलाफ है अपना एटमॉस्फेयर का। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें कोई बाउंड्रीज आपको नज़र नहीं आएंगी कि ये अमेरिका यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये पाकिस्तान यहाँ शुरू हो रहा है, ये वी शेयर इट। ठीक है। तो जो कुछ कर रहे हैं मेरा मतलब है कि अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसमें कार्बन एमिशन या ये चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अल्टीमेटली सफ़र गरीब भी करेगा, सफ़र अमीर भी करेगा। अच्छा, जिन कौमों को इस किस्म की अलमिया का सामना होता है ना, मेरे जहन में बराह रास्त जापान आता है। मेरा इतना मोटा मोटा मुताबिक है तो जापान एक ऐसी कौम है जो मुसलसल डिजास्टर्स के साथ लड़ती आ रही है और सर्वाइव नहीं करती आ रही है, उनको शिकस्त देती है, खड़ी होती है, फिर कोई डिजास्टर आता है। ऐसी कई और कौमें भी आई बिलीव हैं। हमारे अपने तई जो हमारे लोग हैं, ओबियसली इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द स्कूल्स, वो पढ़ रहे हैं और वो हमारा फ्यूचर है। आई मीन हम मसाइल को सिर्फ देखकर इस मुल्क की एग्जिस्टेंस से तो नज़र नहीं चुरा सकते ना कि इस मुल्क के एग्जिस्ट खुदा न खास्ता नहीं करना, वी हैव टू बी हियर। तो ये जो सेंस है इन क्राइसिस से लड़ने की, इनको इनकाउंटर करने की, क्या वो क्रिएटेड है हम में या हमारे असातिज़ा में या हमारे ओपिनियन मेकर्स में, ताकि हम कम से कम अगली जनरेशन को तैयार तो करें कि ऐसा कुछ हो सकता है या इनिशियली कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना शुरू करें? पता नहीं, मैं अगर आपको बहुत उस तरह करूँ तो ये हम डंग टपाउट टाइप के कौम है। मतलब ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ आती भी है तो वो कोई बैरूनी इमदाद आ रही है, उसके साथ कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई चीज़ नथी है कि भाई बच्चों की जिस्मानी सज़ा या डोमेस्टिक अब्यूज़, आपने ये काम नहीं करना, यानी जो काम हमने खुद करने चाहिए अपने लिए वो भी हमें बाहर से स्पून फीड किया जाता है। कुछ जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं इनको अगर प्रमोट करे, बैकअप करे, वो कुछ अच्छा कर सकते, लेकिन आगे करेंगे क्या? मतलब ये है कि आपको आपके पास वसाइल ना होना एक अलग बात है, आखिरी गुड गवर्नेंस होना एक अलग बात है। शॉपिंग बैग पे पाबंदी गुड गवर्नेंस से की जा सकती है, उसके लिए वसाइल की जरूरत तो नहीं है ना। इसी तरीके से और बहुत सारा कचरा जो है, ये सारी चीजें जो है इनको आग लगा रहे हैं। ये जो पूरे बड़े शहर हैं जिनके अंदर ये जो गंदे नाले हैं, पता नहीं आपकी एस्थेटिक्स कहाँ जाती है इन तमाम चीजों पर, ये सारी चीजें तो सामने, ये तो गवर्नेंस का मामला है। भाई बात सवालों के जवाब इतने मासूमाना देते हैं इनको नहीं मालूम कि क्यों है, लेकिन ओबियसली हमारा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने अवेयरनेस पैदा करनी है, बात करना बड़ा ज़रूरी है। एंड एज ही सेड कि जी ये बहुत बड़ा अलमिया है, न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपकी सुबह हमारे पास मौजूद खबरों और सेगमेंट्स के जरिए बेहतर बनाने की कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। इस हिस्से में आपको खुशामदीद बात करते हैं हम कुछ इसराइल के हवाले से और गज़ा की सूरत हाल के हवाले से। प्रोग्राम में आपको बताएं कि जो इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना जो बमबारी है वो जारी है। इससे पहले कि हम इन खबरों की जानिब जाएँ, आई हैव अ पॉजिटिव न्यूज़। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस घंटे का स्टार्ट पॉजिटिव न्यूज़ से करूँ एंड देन डेफिनेटली हम इस पर बात करेंगे। हमने बात करनी है जो हैदर अली के हवाले से जो पाकिस्तान के पैरालंपिक्स के अंदर पहला टाइटल पाकिस्तान के लिए जीतने में कामयाब हुए हैं। द स्टोरी से इसके पाकिस्तान ने ये पहला गोल्ड है जो जीता है। डिस्कस थ्रो में ये गोल्ड मेडल हैदर अली ने अपने नाम किया। 51.53 मीटर डिस्क फेंकी। पैरा एशियन गेम्स जो हैं वो चीन के शहर हांगझू में जारी हैं। हम इस हवाले से आपको आगाह करते रहते हैं। 28 अक्टूबर तक इन गेम्स में जारी रहना है और इन गेम्स में पाकिस्तान के 11 एथलीट्स शरीक हैं। हैदर अली अगर हम उनकी बात करें तो जो टोक्यो ओलंपिक्स था जी, इसमें भी पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीत चुके हैं। ताल्लुक इनका गुजरावाला से, आई स्लाइटली रिमेंबर शायद ये हमारे शो में आ चुके हैं। यस, बिल्कुल हमारे शो में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए अच्छा करे और वो हमारे शो का हिस्सा ना बने। हमारी बहुत सारी मुबारकबादें हैदर अली, उनकी फैमिली के लिए, टू ऑल द पाकिस्तानीज़ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल विन किया। हमारे स्टार प्लेयर हैं। जो ही हमारा उनसे रब्ता होगा इंशाल्लाह हम ज़रूर अपने शो में मदऊ करेंगे। वंस अगेन हैदर भाई हम सेलिब्रेट करें, तो पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। अब हम बात कर लेते हैं उस खबर की जिसने दिल दहला रखा है। मैंने आज सुबह जब एक इंटरनेशनल वेबसाइट खोली तो उसमें एक खातून की स्टेटमेंट लिखी थी कि हमने इस जंग के अंदर अपना वो बेटा खोया जो हमने 8 साल की मन्नतों के बाद हासिल किया था। ऐसे 6500 किस्से हैं बज़ाहिर जो हमें नज़र आते हैं और हिडन कितने हैं मैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो वहशियाना बमबारी है ये 20 रोज़ से ज़ायद इसको होने वाले हैं। जो फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इस बम्बारमेंट से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6540 बताती है। 50% से ज़ायद इसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। गज़ा में जो शहीद फ़लस्तीनी हैं इसमें 2000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब जो इसराइली बमबारी है उसमें ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद, कैन यू बिलीव, सिर्फ 20 दिन के अंदर 17,000 लोग इस वक्त ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। हॉस्पिटल्स आर डिस्ट्रॉयड। सारी जो पब्लिक
पब्लिक की रहने की जगह हैं वो तबाह कर दी गई हैं। जो यूएन का इदारा यूनिसेफ है, इसने गज़ा में बच्चों की शहादतों के हवाले पर इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया। मैं तशवीश को इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना चाहूँगा इस बिहेवियर के बाद। जो गज़ा में इस वक्त बच्चों की हलाकत है, ज़ख्मी होने की शरह है बहुत ज़्यादा है, और ये हकीकत ज़्यादा हौलनाक है कि सूरत हाल जो बेहतर होने तक हम अगर इसके स्टैट्स की बात करें तो उसमें कोई कमी होती नज़र नहीं आती है। उधर यूनाइटेड नेशंस जो इंसानी हकूक़ की अलंबरदार ख़ुद को कहती है, उसने ख़बरदार किया था कि अगर ईंधन न मिला तो आज गज़ा के तमाम अस्पताल बंद हो जाएंगे। इस वक्त गज़ा के अस्पतालों में 120 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर्स के अंदर हैं। ईंधन की कमी हुई तो ये बच्चे इंतकाल कर जाएंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। 35 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे 1/3 से ज़्यादा फ़िज़ाई हमले हुए हैं और नुकसान पहुँचा है। बहुत मखदूश सूरत हाल है। सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि उनका इनफेक्ट रब्ता हुआ है सदर बाइडन से और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वाइट हाउस ये कहता है कि दोनों रहनुमाओं ने जो इसराइल हमास जंग है इस पर तबादला ख्याल किया है। बराक ओबामा साबिक सदर अमेरिका के, उन्होंने इसराइल को खबरदार किया कि फ़लस्तीनियों से जंग में इंसानी जानों की कीमत को नज़रअंदाज करना सियोनी रियासत को महंगा पड़ेगा। उर्दन की जो मलका रानिया हैं उन्होंने भी अमरीकी मीडिया से बात की है और पूरे मशरक़ वस्ता के लोगों को गज़ा की तबाही पर दुनिया के रद्दअमल से हैरानी और मायूसी के तौर पर उन्होंने कहा जी कि हम हैरान हैं, मायूस हैं इस सारी सूरत हाल पे जो हो रही है। खैर, आप चूँकि मुसलसल फॉलो कर रहे हैं तो हमने ज़रूरी समझा कि हम इस पर बात करें। फॉलो अप के लिए हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, खुद सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारी बैनुल-अक़वामी स्टोरीज़ कवर कर चुके हैं, बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। उनसे हम ज़रा इस पर राय लेते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। काम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर हमारे देखने वाले भी बखूबी आगाह हैं जो कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपसे जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, द सेशंस, द कंडेमिनेशंस, आप इससे बतौर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुतमईन हैं? क्या ये काफ़ी है? चूँकि अब तो ये जो नंबर हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये थमने के नहीं हैं जब तक कोई बाज़ाबिता तौर पर जंगबंदी सामने नहीं आती, कोई रिएक्शन सामने नहीं आता। देखें, आपने जिक्र किया जॉर्डन की जो क्वीन रानिया है, उन्होंने एक CNN को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया की और ख़ास करके जो मगरबी ताकतें इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मसलन अगर तो हमास जब हमला करती है उसमें ख़वातीन और बच्चे अगर मारे जाते हैं उसको वो दहशतगर्दी करार देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसराइल बमबारी करता है, कारपेट बॉम्बिंग करता है गजा के अंदर, उसमें बच्चे और ख़वातीन शहीद हो जाते हैं तो वो उसको कहते हैं कि जी उनका वो दिफा का हक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की आपने बात की है, ये मामला UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रात गए भी करारदाद जो है वो जब सामने आई, एक तो रूस की तरफ से जो ड्राफ्ट था उसमें सीज फायर की बात की गई थी, वो वहां पर अप्रूव नहीं हुई। दूसरी तरफ जो अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी हैं, जो करारदाद उन्होंने पेश की वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात करते हैं कि वक्ती तौर पर आप जंगबंदी करें, लेकिन रूस और चीन जो वो पुश कर रहे थे कि परमानेंट सीज फायर हो। तो इसी में ही दोगलापन आपको नजर आता है कि आपने बराक ओबामा की बात की, बाइडन की बात की, बाकी जो मगरबी ताकतें हैं वो ये तो जरूर बात कर रही हैं, इसराइल को साथ दे रही हैं और साथ ये कह रही हैं कि आप इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफवर्जी मत करें, लेकिन अगर वो इतने सिंसियर होते तो वाई दे आर नॉट पुशिंग फॉर अ सीज फायर? वो सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं है, वो सिर्फ क्योंकि अब इतनी जो इमेजेस गजा से सामने आ रहे हैं, बच्चे खवातीन वहां पर शहीद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, तो अपनी साख को कुछ बहाल रखने के लिए कामरान, why are they not pushing for the ceasefire? As you said, why are they not pushing? इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स, कि वो इसराइल को पूरा एक मौका देना चाहते हैं। आई एम श्योर कि आपको पता है कि जैसे ही ये 7 अक्टूबर का वाकया हुआ, उसके बाद फिर बाइडेन हो, फ्रांस के सदर हों, यूके के प्राइम मिनिस्टर हों, EU के प्रेसिडेंट हो, वो वहां पर पहुंचे इसराइल में, उनके साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया। लगता ये है कि कहीं ना कहीं वो टेसिट अंडरस्टैंडिंग है, शायद इसराइल ने उनको बताया हुआ है कि उनको कितना टाइम चाहिए और कितने लोग उन्होंने गजा के अंदर शहीद करने हैं, कितने बच्चे वहां पे उन्होंने मारने हैं, कितने खवातीन को उन्होंने टारगेट करना है। तो अगर वो अभी सीज फायर का मुतालबा करते हैं तो जाहिर है कि जो इसराइल का वो प्लान है वो फिर मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए आई थिंक ये जो कुछ इसराइल कर रहा है इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, माजी में भी ऐसा होता रहा है। इसराइल तो बना ही, जाहिर है कि यूके ने जिस तरह से और बाकी मगरबी ताकतों ने यहाँ पर बाहर से लोगों को ला के लोगों को यहाँ पे बसाया और उनको एक आज़ाद या एक रियासत बनाने का मौका दिया, तो इस मौके के ऊपर भी देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि खामोशी के साथ और अदरवाइज भी भरपूर सपोर्ट है
इस वक्त इसराइल को जो भी वो काम कर रहे हैं, और ऑन एंड ऑफ बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं क्योंकि जो इनके लीडरान है, ताकि जो क्रिटिसिज्म उन पे आता है उसको डिफ्लेक्ट किया जा सके। इंसानी अलमियत तो बहुत हुए हैं, लेकिन 6,500 से ज़ायद और उसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों और ख़वातीन की होना, और वो भी बॉम्बिंग के ज़रिए, ऐसे वाक़यात शायद दुनिया में कम हुए हैं। और जिसको ओन भी करे एक मुल्क, अगर वो मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, मैं विजुअल्स नहीं देख पा रहा हूँ, आप यकीन जानिए, इससे पहले सिंगल डबल विजुअल्स आते थे, हम देख लेते थे, लेकिन अब की बार जो वाक़या हुआ है, मैं कोई एक सिंगल विजुअल देख नहीं पा रहा हूँ। एंड आई एम श्योर हर ह्यूमन बीइंग जो कि अपने दिल में इंसानियत का दर्द रखता है या ह्यूमैनिटी रखता है, वो इसी तरह की फीलिंग के साथ है। तो ये जो वेस्ट है, अगरचे के हमास और इसराइल का ये मामला है, लेकिन आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस इसके ऊपर चाहिए? कम से कम ये कताल तो रुके जो जारी है। कामरान, देखें, एक्शन तो एब्सोल्युटली होना चाहिए था, और अगर एक्शन की अगर आप बात करें, जो असल रूट कॉज है इस सारे मसले की, उसके हवाले से अगर मगरिब इतना ही सिंसियर होता तो ये बात यहाँ तक आज ना पहुँचती। इवन कल भी हमने देखा कि जब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब जिक्र किया कि हमास ने जो हमले किए हैं वो वैक्यूम में नहीं हुए, क्योंकि पिछले 56 साल से जो इसराइल है उन्होंने यरगमाल बना रखा है फलस्तीनियों को, और उस पर जो वहां पर इसराइल के नुमाइंदे थे वो सीखपा हो गए, और उन्होंने इसराइल के वज़ीर ख़ारजा भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ उनकी मुलाकात तय थी, उनको मनसूख कर दिया और उन पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि ये जस्टिफाई कर रहे हैं हमास के जो हमले हैं फ़लस्तीन के इसराइल के ऊपर, और मतलब वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने वो हकीकत बयान की थी। ठीक है, कि हमास अगर हमले कर रहा है या बाकी जो मामले। कमरान साहब, हम अगर वेस्टर्न ममालिक के वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करें, तो क्या ये उनके ज़्यादा मफाद में है कि वो वक्ती तौर पर फ़लस्तीन के इन 6-7 हज़ार बच्चों को या इससे आगे आने वाले बच्चों को मरने दें, कंपेयरिंग देयर फ्यूचर? अगर ये 56 सालों का लावा अब आके फट सकता है और इसराइल पे फट सकता है, और हमास जैसी तंजीम जो कि बहुत कोई बड़े मैसिव लेवल पे ऑपरेट नहीं करती है, वो अच्छा खासा डैमेज कर सकती है इसराइल को, उसके एयर डोम सिस्टम को एंड एवरीथिंग, तो क्या वेस्टर्न ममालिक को फ्यूचरिस्टिकली स्पीकिंग ये नहीं नज़र आ रहा कि कहीं ना कहीं उनकी ये जो अमन की दीवारें हैं या जो बॉर्डरलेस उनकी ये जो अपनी ममालिक हैं, ये भी मुस्तकबिल में इन खतरात से दो चार हो सकते हैं? इसी किस्म के रिएक्शंस को लेते हुए मैं कोई इस्लामोफोबिया या एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन इन 56 सालों की एग्जाम्पल लेते हुए डोंट यू थिंक कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल कहीं पे फिर कभी भी हो सकती है और पूरी दुनिया का जो अमन है वो खतरे में है इस सारी सूरत हाल में? देखें, यही बात समझने वाली है। इसराइल जो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है वो ये कहता है कि हमने कंप्लीटली जो हमास है 7 अक्टूबर के हमले के बाद उनको इलिमिनेट करना है। क्या इन हमलों के साथ वो इलिमिनेट कर सकते हैं? मसलन आपने भी एक इमेज देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो है अपने जो रिश्तेदार हैं उनके मॉर्चरी के अंदर उनकी मतलब लाशों को और उनकी शनाख्त कर रहा है। इसी तरह से कई ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं। अब ये जो बच्चे उनके सामने उनके वालिदैन, उनके बहन भाई जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हो रहे हैं, अगर हमास को मैं कहता हूं कि तमाम उनके एक एक चुन चुन के लोगों को आप मार भी देते हैं, कल हमास नहीं किसी और नाम से एक और तंजीम सामने आ जाएगी, क्योंकि आपने उनके इलाकों पर कब्जा कर रखा है। और इसका जो डेफिनेटली ये खतरा मौजूद है कि ये जो मशरक़ वस्ता या गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है ये वाइडर रीजन के अंदर भी हो सकता है। इसीलिए तो अमेरिका ने वहां पर अपना जो मेडिटेरेनियन सी में बैरी बेड़ा भी भेज रखा है, बाकी भी ईरान को भी वो वार्न कर रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट कैन गो बियॉन्ड गजा और जो इजराइल के बॉर्डर्स हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, हम चूंकि जब भी इस हवाले से मुझे याद है मैंने कश्मीर पे बड़े शोज किए हैं, पैलेस्टाइन पे भी हमने बहुत बात की है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वेस्टर्न पावर्स अपनी जगह पे मौजूद है, अमेरिका स्टिल सुपर पावर वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन दूसरी जानिब जो इमर्जिंग पावर्स है, ख़ासतौर पे मैं चीन की बात करता हूँ या मैं रशिया की बात करता हूँ, और अगर हम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज बात करते हैं तो मैं जो अरबिक वर्ल्ड है इसकी मैं बात करता हूँ, सऊदी अरेबिया की बात, कतर की बात करता हूँ, इनकी भी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। क्या इनके किरदार से आप मुतमईन हैं इस सारी सूरत हाल में जो ये ममालिक कर रहे हैं? चूँकि इनकी भी आवाज़ है, माइट है इनकी भी इनके मुकाबले में, अब सिर्फ वेस्टर्न अकेला रूल नहीं कर रहा है दुनिया को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि दूसरे पावर सेंटर भी उभरे हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक जो कंट्रोल खास करके अमेरिका और मगरबी ताकतों का है वो इन मुल्कों का भी नहीं है। और बड़ी ज़बरदस्त एक बात की थी, बड़े वेल नोन स्कॉलर हैं, क्रिटिक हैं
नोम चॉम्स्की अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जब उनसे सवाल हुआ कि ये फ़लस्तीनियों के हकूक क्यों नहीं है, तो उन्होंने बड़ी एक दर्दनाक और एक रियलिस्टिक बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में वो इंफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर, हकूक उसके होते हैं जो ताकतवर होता है। इसराइल इस वक्त ताकतवर है और जो फ़लस्तीनी हैं वो बेचारे मजलूम हैं, तो इसलिए उनके कोई इंसानी हकूक नहीं। उन्होंने मिसाल दी कि इवन अमेरिका के अंदर भी अगर कोई एक गरीब शख्स होगा, कोई ब्लैक होगा, तो उसके वो राइट्स नहीं हैं जो अमेरिका में एक एलीट के हैं, जो अमीर के हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर भी यही चीज़ रूल करती है। और रही बात अरब ममालिक की, आपको पता है कि अरब ममालिक के बहुत से हमारे जो लीडरान हैं उनके क्लोज नेक्सस रहा है विद द पावरफुल कंट्रीज, विद द यूएस, और अनफॉर्चुनेटली वो मुसलमानों के और फ़लस्तीनियों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने से ज्यादा वो अमरीकियों के या मगरबी जो इंटरेस्ट हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अपने अंदरूनी खदशात पे काबू नहीं पा रहे ये जो पावर सेंटर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। दो कि दुनिया ये खुद गर्जी का है, हर मुल्क अपनी पॉलिसीज़ को अपने तौर पे लेकर चलता है अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन अल्टीमेटली रहते तो सब मुल्कों में इंसान ही है। इंसान के लिए नहीं सोचेगा तो फिर क्या ऊपर से खलाई मखलूक आएगी। इन ममालिक को भी ये सोचना होगा, नए पावर सेंटर्स खास तौर पर उभर रहे हैं, दे कैन गिव अ टफ टाइम टू द फोर्सेस जो कि इसको इंडोर्स कर रही हैं पर्दों के पीछे। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। बात करते हैं कुछ हुस्न जमाल की। खूबसूरत तो हर कोई लगना चाहता है, सबको अच्छा लगता है, लगना चाहिए भी। और इस जो कहते हैं ना खुद को पुरकशिश बनाने के लिए अक्सर लोग ख्वाहिश रखते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी तब्दीली हो कि हम बहुत ही अच्छे रहें। मौजूदा दौर में इंसान अच्छा दिखने के लिए हर किस्म के तरीके अपना रहा है। ब्यूटी क्रीम्स हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन हैं, सर्जरीज़ हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ हैं। ये रुझान बहरहाल विद द टाइम बढ़ता जा रहा है और पुरकशिश लगने के लिए दुनिया भर में जो कॉस्मेटिक सर्जरी है या एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, इसका सहारा कुछ अर्सा पहले तक तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ लेते थे या ऐसे लोग लेते थे जिनकी एक्सेस बड़े बड़े कॉस्मेटिक सर्जन्स तक होती थी। लेकिन अब ये शौक़ न सिर्फ आम लोगों तक पहुंचा है बल्कि आम हो भी गया है, लोग इसको अफोर्ड भी संभाव कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमने बहुत सारी शख्सियात को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते भी देखा है, इसमें तनकीद होते भी देखी है। इसकी इक़साम कितनी है, इसके मुज़िर असरात क्या हैं, इससे बचें कैसे। हमने कहा एक मुख्तसर सा सेशन इस पर कर लेते हैं, हो सकता है हमारी गुफ्तगू से आपको कुछ मदद मिल जाए। हमारे साथ डॉक्टर तानिया हबीब मौजूद हैं जो कि खुद कॉस्मेटिक सर्जन है, इस हवाले से एक्सपर्टीज़ है उनकी, हमने उनको इन्वाइट किया, आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर तानिया, वेलकम टू एक्सप्रेसो, हाउ आर यू डूइंग, कैसी रही आपकी सब? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैंने जैसा कि कहा कि खदशात लोगों की अपनी जगह, लेकिन अक्सर जो ख्वाहिशात होती है ना, ये इन खदशात पे हावी हो जाती हैं। आई मीन अगर कोई अच्छा लगना चाहता है तो वो रिस्क ले लेता है। कुछ लोगों के ये रिस्क अच्छी तरह से भी अंजाम तक पहुँचते हैं और कुछ लोग इसका नुकसान भी उठाते हैं। अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूँ तो क्या ये करना अच्छा है, अपने आप को जाज़िबे नज़र बनाने के लिए, पुरकशिश बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेना? प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटोलॉजी आर नॉट द सेम थिंग। कॉस्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स ये होता है कि लोग अपने लुक्स को इन्हांस करते हैं। द प्रॉब्लम टुडे इज़ कि सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे एक डिफरेंट इमेज लोग शो करते हैं जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस हिंडर होता है। तो एक हद होती है, देखिए हर चीज़ हद में अच्छी लगती है। आपको एक्नी है, डलनेस है, आप कुछ हद तक अगर अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अल्टीमेट स्किन गोल सबका होता है, वो ठीक है। अपने हद में रहकर मिनिमली आप अगर अपने आप को सिर्फ इन्हांस करना चाहते हैं, आपको है कि चलो मेरा कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे कॉन्फिडेंस कम करता है, बट ये जो अब हो गया इट्स वेरी कॉमन। स्कैम्स आ गए, क्वैक्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ कॉलिंग देम एस्थेटिशियंस, बट दे नॉट सर्टिफाइड, दे नॉट डॉक्टर्स। वो जो कर रहे हैं वो लोगों के चेहरे भी खराब कर रहे हैं, कम पैसों में लोग करवा भी रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक इट्स गेटिंग टू आउट ऑफ हैंड, पीपल नीड टू बी मोर केयरफुल। ये तानिया, जिन लोगों की आप बात कर रही हैं ना कि लोग करवा भी रहे हैं फिर उनका नुकसान भी होता है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ खास ऐसे लोग नहीं हैं जो कि जिनको पता नहीं है इस चीज़ का या जो कि बड़े बेसिक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी इसका नुकसान होते देखा है जो कि पब्लिक फिगर्स हैं और वो इस मामले को समझते भी है लेकिन उसके बावजूद इसका शिकार हो जाते हैं। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या हम अब तक कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर इन पाकिस्तान वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस अचीव करने में नाकाम रहे हैं जिसमें एक शख्स ट्रस्ट करके भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाता, या फिर नहीं आपको लगता है कि हम उतना नॉलेज नहीं रखते जिसके बाद हम अच्छे रिजल्ट्स ले पाएँ? इसकी बुनियादी वजह क्या है जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं?
ठीक है, पहले मैं आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बताऊंगी। नहीं, आई बिलीव पाकिस्तान हैज़ एक्सीलेंट डॉक्टर्स, दे आर वेरी केपेबल, वो सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हें आता है। मसला आता है पेशेंट का, पेशेंट इज़ नॉट हैप्पी। एक बार जब आप ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो इट्स हार्ड टू स्टॉप। जब अच्छा लग रहा होता है पेशेंट, डॉक्टर बता देता है, बट जब पेशेंट आपकी काउंसलिंग नहीं सुनता, वो मज़ीद कहता है नहीं करो ही करो, तब ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा इसका ये है कि हाँ, ये बिल्कुल है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और जितना ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो पाकिस्तान में एक्सीलेंस ज़रूर है, बट क्वांटिटी कम है। देयर आर ओनली वेरी फ्यू अमेजिंग डॉक्टर्स दैट पीपल कैन एक्चुअली गो टू। सो व्हाट इफ द ओनली गाइड दैट वी हैव इज गूगल? आई मीन मैंने गूगल पे जाना है, मैंने आपके बारे में रिव्यूज़ पढ़ने हैं, और उसके बाद मैंने आपको ऑप्ट करना है फॉर सच अ बिग प्रोसीजर। आई मीन दैट कैन समहाउ चेंज माय होल पर्सनैलिटी। इज इट इनफ, या फिर कोई और वे भी आप बतौर डॉक्टर रिकमेंड करती हैं क्लाइंट्स को कि नहीं सिर्फ गूगल या रिव्यूज वुड नॉट बी इनफ? देखिए, एक तो गूगल पे तो सब, आई थिंक नहीं, आई वुड रिकमेंड कि आप गूगल पे ना जाएं। नंबर 1, वर्ड ऑफ माउथ इज एवरीथिंग। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। एंड नंबर 2, प्लीज डू योर रिसर्च। आप केस स्टडीज पढ़ें। पहले तो आप कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले उसको स्टडी करें, उसकी लॉन्ग टर्म स्टडी अगर नहीं है। अभी बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स को शो ऑफ कर रहे हैं बड़े क्लिनिक्स के, वी हैव दिस RF, वी हैव दैट, देयर आर नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, दे हैव हार्डली बीन अप्रूव्ड फ्रॉम FDA। 6 महीने नहीं हुए वो लेके आ जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टडी पता ही नहीं है तो आप कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं? डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो श्योर हो। और एज अ क्लाइंट, एज अ पेशेंट, अगर आप सिर्फ गूगल पे बिलीव करेंगे तो आप बड़ा एक गैम्बल कर रहे हैं। आपको सोच समझ कर अपनी स्टडी खुद भी करनी है। तो इज इट जस्ट द अपीयरेंस डॉक्टर तानिया दैट वुड एक्चुअली एक्सप्लेन कि मैंने जो प्रोसीजर करवाया वो ठीक हुआ या गलत हुआ, या इसके अलावा भी कुछ सर्टेन सिम्टम्स है जो मुझे बताएंगे कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो गई, गलत हो गया कुछ? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको बताया, एक अच्छा डॉक्टर जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में होता है पहले बताता है आपको कि दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, एक्सपेक्ट रियलिस्टिक रिजल्ट्स, एंड देन आपको सारा साइड इफेक्ट सब कुछ आपको पता होता है। फिर भी कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं, लेकिन ये अब डॉक्टर की आपकी चॉइस पे है कि आप कैसे डॉक्टर के पास गए कि वो कैसी ट्रीटमेंट कर रहा है। अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो इंशाल्लाह गलती नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर की निशानी क्या है? बहुत मुश्किल से, दे शुड बी गुड इन देयर प्रोफेशन। अच्छे डॉक्टर की निशानी क्या है? बहुत मुश्किल से वक्त देगा, बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा, ये निशानी है या कोई और भी है? नहीं, ये बड़ी आप लोग, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। बड़ा डॉक्टर बिजी हो जाता है। ऑलवेज गो फॉर समवन यू नो कि ही इज वर्किंग हार्ड। वर्ड ऑफ माउथ भी सुन लिया, अच्छा डॉक्टर है जो आपको वक्त देगा, आपको टॉप प्रायोरिटी फील कराएगा, वो मेहनत से काम करेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब बंदा डॉक्टर बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर तो वो बस आपको जल्दी जल्दी फारिग करता है। So go for someone who's humble, new, good with his skill. And professional as well, of course. The last question, 30 seconds है मेरे पास. Any suggestion that you like to give to the people watching you? कुछ इनको इस हवाले से कहना चाहें before going Yes, for this I would procedure? definitely recommend कि आप लोग please have realistic expectations and don't fall for social pressure. अल्लाह ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, हम सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है, उसको चेंज मत करें। इनहेंस करना हद तक PRP करा ली, ठीक है, पर आप अपने आप को बदले मत। आप बिल्कुल ठीक हैं, कॉन्फिडेंस गेन करें, डोंट फॉल फॉर सोशल प्रेशर। दैट्स व्हाट आई वुड से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तानिया फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर तानिया हबीब हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही थी और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि भाई पहले रिसर्च कर लें, वर्ड ऑफ माउथ पे भी जाएं, उसके बाद इतना अहम काम करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शो में आपको ज्वाइन करेंगे। पता नहीं क्या ये कोई नाम की बरकत है, कोई वजह है, जिस सिंगर के नाम के शुरू में अली आता है वो बहुत ही अच्छा गाता है। यूजुअली अली एक यंग सिंगर हैं, शायद आपने इनको पहली दफ़ा सुना हो, लेकिन हम अगर सोशल मीडिया पे देखें बड़ा इनके काम को पसंद किया जाता है। खूबसूरत आवाज़ तो इनकी है ही, अब ये मैं कहूँगा तो आपको इंडोर्स करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने पहले आपको सुनवाया इनको। अली, वेलकम टू एक्सप्रेसो। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? क्या खूबसूरत आप गाते हैं, बड़ा खूबसूरत टोन है आपका, और सुबह सुबह उमूमी तौर पर ऐसे गाने मगमूम भी कर देते हैं, लेकिन आपका बड़ा खूबसूरत सा टोन है। कब से गा रहे हैं? सर ये लाइक जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम लाइक स्कूल लाइफ, उसमें कंपटीशंस वगैरह और स्कूल में मिली नगमे वगैरह गाते थे हम, तो शुरू से लिसनिंग अच्छी रही है और घर में भी मतलब सब अच्छा सुनने वाले हैं। खूबसूरत बात है ये। तो वो फिर विद टाइम वो चीज़ ग्रो करती है। ये कॉन्फिडेंस कब आया कि आई शुड बी अ प्रोफेशनल सिंगर? ये किसी परफॉर्मेंस के बाद आया, किसी को सुनने के बाद आया, किसी ने ऐसी तारीफ कर दी कि बेटा जाएं आप गाएं, बहुत अच्छा गाएं? एक स्टेज फेयर होता है कि वो एक बंदे को होता है लाइक ना, वो स्टेज पे जाने से डरता है, तो वो बचपन से ही निकल गया था, क्योंकि जैसे भी मैंने आपको बताया स्कूल लाइफ से मैं कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता था, तो वो एक जो एक होता है कि
डर लगता है जाने से, नर्वसनेस होती है, तो वो शुरू से ही चली गई थी। सो पढ़ते हैं, दैट काम करते हैं? I've just graduated from पंजाब यूनिवर्सिटी इन जुलाई, और अब मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर, जॉब कर रहे हैं। जी। ठीक है, कितना हेल्प करता है म्यूज़िक एक यंगस्टर को अपनी लाइफ को स्मूथ रखने में, अपने दिमाग को ठीक रखने में? क्योंकि हम बड़े इस एज में बड़े जज्बाती हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी बड़ी जल्दी होती हैं। म्यूज़िक कितना हेल्पफुल है इस सारे देखिए बहरहाल हालात आज के हालात में तो म्यूज़िक में लाइक अगर आप इसको एज अ करियर परस्यू करें तो ये कोई बहुत आसान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मौके इतने ज़्यादा नहीं हैं, और एक मैं क्या कहूँ लाइक जो पहले से इस्टेब्लिश सिंगर्स हैं उनके लिए तो वो तो ठीक है, लेकिन नया अब हम बात तो करते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल होना बड़ा आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान क्योंकि फिर उसकी मेंटेनेबिलिटी आसान है। मेंटेनेबिलिटी भी आसान है, 2-4 दिन सुनते हैं लोग भूल जाते हैं, और अच्छा काम वायरल होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है ना, जो ट्रेंड ने बहुत काम खराब किया है, और उसमें जो है ना अच्छी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप चूँकि अच्छा गा रहे हैं तो हम फिर वक्त कम है मेरे पास वैसे, लेकिन मैं चाहूँगा जितना ज़्यादा सुन लिया जाए आपको। नयरा नूर जी, उनको बुलबुले पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्या बात, तो उनकी एक बड़ी मशहूर गज़ल है कहाँ तुम चले आओ, उसका एक मोहब्बत का अंतरा तकाज़ा। जी, वाह वाह वाह, या वैसी मौसीकी के लिए ही था? मौसीकी के लिए बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आप जो इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं ना, इसको अपनी जो बीच में आप चीज़ें कह रहे हैं बहुत अच्छी हैं। इसी तरह के गाने गाते हैं या कुछ कमर्शियल थोड़ा? मतलब पसंदीदा तरह की गज़ल जॉनरा, और जो स्लो म्यूज़िक है, स्लो टेम्पो है, जिसमें लाइक म्यूज़िक लाइक मेरे नज़दीक है कि म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट फील, तो फील कम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए उसमें। फिर यह है कि मैं बीट या बहुत ज़्यादा तेज़ गानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यह है कि इस तरह के गानों में ही फील है और सुकून इसी में। ट्रैक मालूम है अपना कि कैसे आगे जाना है, हाउ टू बी अ बिग नेम, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, Exactly, कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए, और मेहनत तो चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए लाइक जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं प्रोफेशनली ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक में नहीं कर रहा। ओके, तो ये जो भी लाइक एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं मेरे जैसे, मेरे एज ग्रुप के, उनको भी मेरी ये एडवाइस है कि प्लीज़ आप लाइक इट्स ओके कि आप म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन, आप एज अ पैशन आप परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ आप साथ उसके एक जॉनरा ढूंढें, एक ऐसी फील्ड ढूंढें जहाँ पे आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ अगर आप बेस करेंगे तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में वो कहते थे कि एक आप मौसीकी की एक कमेटी होती है कि आप अपने कुछ पैसों में से सेव करते चले जाएं, एक सर्टेन अमाउंट जमा करें, अच्छा करें, हिट हो गया तो कमेटी निकल आई, नहीं तो दोबारा कोशिश करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह किए अभी तक आपने, या अभी इत्तेफाक नहीं हुआ? मतलब परफॉर्मेंसेस का इत्तेफाक तो हुआ है, लेकिन नॉट ऑन अ बिग स्टेज अभी सच नहीं, अभी तक नहीं हुआ। ख्वाहिश क्या है ख्वाहिश म्यूजिशियन होते हुए? मैं इसको ऑब्वियसली ख्वाहिश तो है कि लाइक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश को दम निकले। खैर अभी दम तो नहीं निकला लेकिन ऐसे ऑब्वियसली ख्वाहिश है कि कोई अगर बड़ा प्लेटफॉर्म आए तो वाई नॉट, लेकिन यही है कि अगर ना भी हो तो मुझे उसका कोई काम। अरे क्या बात है, आप बस अपने दिल से काम करते जाइए, इंशाल्लाह आपका फन, आप में फन है, आपका फन बोल रहा है तो डेफिनेटली रजिस्टर होगा। हमारा सेगमेंट खत्म हुआ चाहता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और ये हो नहीं सकता कि हम बहादुरी की अजीम और लाजवाल दास्तान रकम करने वाले आज़ाद जम्मू कश्मीर के सपूत, पाकिस्तान के सपूत नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद का जिक्र न करें, रहमतुल्लाह अलैह। आज उनका यौम शहादत है। नाइक सैफ अली जंजुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील नकियाल के गांव में पैदा हुए। 25 अप्रैल 1922 आपका यौम पैदाइश है। 18 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की रॉयल कोर में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की और इसी दौरान वो दूसरी जंग अजीम में 4 साल बैरून मुल्क महाज पर भी तैनात रहे। जंग के बाद उनकी यूनिट जालंधर और लाहौर में तैनात हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने आबाई इलाके में आए। सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी की हैदरी फोर्स में शामिल हुए जो बाद आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का हिस्सा बनी। सैफ अली जंजुआ की कायदाना सलाहियतों को देखते हुए उन्हें नाइक के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जिसे उन्हें प्लाटून कमांडर बनाकर मेंढर सेक्टर पर पीर कालेवा के मकाम पर दुश्मन का हमला रोकने का हुक्म मिला, जहां उन्होंने भारतीय फौज के पूरे ब्रिगेड से जवामर्दी से मुकाबला किया। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की और उनकी प्लाटून ने दस्तयाब फायर पावर और मुख्तसर नफरी के साथ भारतीय ब्रिगेड के 4 हमले पसपा किए। नाइक सैफ अली ने 26 अक्टूबर 1948 को जामे शहादत नोश किया। इस पर 14 मार्च 1949 को हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने उन्हें आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जंगी एजाज़ हिलाल कश्मीर अता किया, जो कि निशान हैदर के मसावी है। तो हमने ज़रूरी समझा कि आज हम सैफ जंजुआ शहीद की कुर्बानी का जिक्र करें, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम क्लोज़ करें, हमारे पास एक और अपडेट है और वो अफ़गानी शहरियों के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। 12,000 अफ़गानों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने पर
पर एक जॉइंट टास्क फोर्स कायम की गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये टास्क फोर्स। इसमें नादरा है, PTA है, FBR है, FIA है और दीगर हसास इदारे के अफसरान भी शामिल हैं। जो नेशनल डेटाबेस है, इस तक गैर मुतल्लका अफराद की रसाई कैसे हुई, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर तहकीकात होगी। और जो गैर कानूनी मुकीम अफराद हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास मुल्क छोड़ने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर हैं। कुछ वापस जा चुके हैं, कुछ के लिए अल्टीमेटम मौजूद है और रियासत पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ये शहरी पाकिस्तान नहीं छोड़ते जो गैर कानूनी तौर पर हैं तो रियासत फिर अपनी रिट इस्तेमाल करेगी, कानून के तहत इनके साथ निपटा जाएगा। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टोरी, हम इसको आपके सामने लेकर आते रहेंगे। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, अपना फीडबैक हमें ऑन सोशल मीडिया दीजिएगा। बहुत अच्छा सा दिन गुजारिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपसे कल मुलाकात होगी।